वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव एसबी। तो आज हम लोग जानेंगे बजट सेशन 2024 के बारे में। हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी। तो आज हम लोग इस सेशन में देखेंगे कुछ टॉपिक्स के बारे में। बजट सेशन 2024 हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा केंद्रीय बजट क्या है। सेकेंड, अंतरिम बजट चर्चा में क्यों है। थर्ड, अंतरिम बजट क्या है, अंतरिम बजट और पूर्ण बजट में अंतर, अंतरिम बजट 2024-25 से संबंधित प्रमुख विशेषताएं, राजस्व तथा व्यय अनुमान 2024-25, प्रमुख विकास योजना। इस चैनल के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल @creativesb एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। केंद्रीय बजट क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्देशित किया गया है, जो कि भारतीय गणराज्य का वार्षिक बजट होता है, जिसे प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले कार्य दिवस को भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। इंटरिम बजट 2024 चुनावी वर्ष में 1 फरवरी को यूनियन बजट की जगह पर अंतरिम बजट पेश किया गया है। निर्मला सीतारमण संसद में अंतरिम बजट पेश की हैं। अंतरिम बजट और पूर्ण बजट में अंतर। पहला, अंतरिम बजट आम चुनाव से ठीक पहले पेश किया जाता है। केंद्रीय बजट केंद्र सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत किए जाने वाला एक वर्षीय बजट है। अंतरिम बजट को संसद में बिना किसी चर्चा के पेश किया जाता है, जिसे वोट ऑन द अकाउंट भी कहा जाता है। यूनियन बजट लोकसभा में पूरी चर्चा के बाद पारित किया जाता है। अंतरिम बजट में पिछले वित्त वर्ष के आय और व्यय का एक समान विवरण पेश किया जाता है। यह केवल सरकार की आवश्यक सेवाओं को जारी रखने के लिए पेश किया जाता है। केंद्रीय बजट में पिछले वित्त वर्ष के आय और व्यय का विवरण विस्तार से दिया जाता है। अंतरिम बजट चुनावी वर्ष के दौरान वित्तीय वर्ष के लगभग 3 से 4 महीने की अवधि के खर्चों के लिए पेश किया जाता है। केंद्रीय बजट के 2 अलग अलग भाग होते हैं। उनमें से एक सरकार के खर्चों के बारे में होता है, वहीं दूसरा भाग सरकार द्वारा विभिन्न उपायों के माध्यम से धन जुटाने की योजना पर आधारित होता है। अंतरिम बजट में सरकार के आय के स्रोत की डिटेल्स नहीं दी जाती है। इसे अगली सरकार के गठन के पहले के लिए सरकार के जरूरी खर्चों के लिए पेश किया जाता है। केंद्रीय बजट हमेशा एक पूरे किसी वित्त वर्ष के लिए पेश किया जाता है, जिसे पूर्ण बजट भी कहा जाता है। अंतरिम बजट अगले लोकसभा चुनाव और पिछले लोकसभा की समाप्ति के वर्ष पेश किया जाता है। केंद्रीय बजट में सरकार की ओर से कई नई योजनाओं की घोषणा भी की जाती है और इसके लिए फंड भी निर्धारित किए जाते हैं। पूर्ण बजट संसद में बहुमत प्राप्त सरकार द्वारा पेश किया जाता है। चर्चा में क्यों है अंतरिम बजट। हाल ही में संसद में अंतरिम बजट 2024-25 प्रस्तुत किया गया है। इसमें सर्वांगीण, सर्वव्यापी तथा सर्वसमावेशी विकास के साथ वर्ष 2027 तक विकसित भारत की परिकल्पना की गई है। अंतरिम बजट क्या है। अंतरिम बजट एक ऐसी सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो संक्रमण काल से गुजर रही है या आम चुनाव से पूर्ण अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में है। अंतरिम बजट का उद्देश्य नई सरकार के कार्यभार संभालने के बाद पूर्ण बजट पेश करने तक सरकारी व्यय तथा आवश्यक सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करना है। अंतरिम बजट 2024-25 से संबंधित प्रमुख विशेषताएं। पूंजीगत व्यय वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय में 11.1% की वृद्धि की घोषणा की गई है। पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर इतना करोड़ रुपए किया गया, जो सकल घरेलू उत्पादन का 3.4% होगा। आर्थिक विकास अनुमान वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.3 रहने का अनुमान है, जो आरबीआई के संशोधित विकास अनुमान के अनुरूप है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के विकास अनुमान को बढ़ाकर 6.3 कर दिया। इसका यह भी अनुमान है कि वर्ष 2027 के भारत तीसरे सबसे बड़ी
आर्थिक अर्थव्यवस्था बन जाएगी। भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। कब तक? 2027 तक। राजस्व तथा व्यय अनुमान 2024-25। कुल प्राप्तियां ऋण ग्रहण के अतिरिक्त 30.80 लाख करोड़ रुपए की कुल प्राप्तियां होने का अनुमान है। कुल व्यय अनुमानित रूप से 47.66 लाख करोड़ रुपए का कुल व्यय। कर प्राप्तियां अनुमानित रूप से 26.02 लाख करोड़ रुपए की कुल कर प्राप्तियां है। जीएसटी संग्रह दिसंबर 2023 में 1.65 लाख करोड़ रहा है, जो 7वीं बार सकल जीएसटी राजस्व 1.6 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े के पार चला गया है। राजकोषीय घाटा तथा बाजार ऋण ग्रहण। राजकोषीय घाटा वर्ष 2024-25 में जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान है, जो वर्ष 2025-26 तक इसे 4.5 से कम करने बजट 2021-22 में घोषित के लक्ष्य के अनुरूप है। वर्ष 2024-25 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों डेटेड सिक्योरिटीज के माध्यम से सकल तथा निवल बाजार ऋण ग्रहण क्रमशः 14.13 तथा 11.75 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। करारोपण। अंतरिम बजट में आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की मौजूदा दरों को बनाए रखा गया है। कारपोरेट करों के लिए मौजूदा घरेलू कंपनियों हेतु 22% और कुछ नई विनिर्माण कंपनियों के लिए 15%। नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपए तक की आय वाले करदाताओं के लिए कोई कर देनदारी नहीं। स्टार्टअप और निवेश के लिए कुछ कर लाभ 31 मार्च 2025 तक एक वर्ष हेतु बढ़ाए हैं। प्राथमिकताएं गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित रखना। गरीब 25 करोड़ लोग को बहुआयामी गरीबी के बाहर निकालने का सफल अभियान। पीएम स्वनिधि के तहत 78 लाख स्टडी वेंडर्स को क्रेडिट सहायता प्रदान की गई। महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण का वितरण। STEM पाठ्यक्रमों में 43% महिला नामांकन। 83 लाख स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1 करोड़ महिलाओं को सहायता। लखपति दीदियों को बढ़ावा देना। एक दशक में उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में 28% की वृद्धि। युवा कौशल भारत मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवा को प्रशिक्षण। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ ऋण स्वीकृति करके उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को बढ़ावा देना। किसान प्रधानमंत्री सम्मान निधि पीएम किसान के तहत 11.8 करोड़ किसान को स्वनिधि वित्तीय सहायता प्रदान की गई। फसल बीमा योजना के माध्यम से 4 करोड़ किसान तक फसल बीमा पहुंचाया गया। सुव्यवस्थित कृषि व्यापार के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार ENAM के तहत 1361 मीडियो का एकीकरण। प्रमुख विशेषताएं। आधारभूत संरचनाएं। रेलवे 3 प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रम लागू किए जाएंगे। ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, बंदरगाह कनेक्टिविटी कॉरिडोर तथा उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर। बेहतर सुरक्षा सुविधा और यात्री सुविधा के लिए 40,000 समान रेलवे डिब्बे को वंदे भारत मानक के अनुरूप परिवर्तित किया जाएगा। विमानन उड़ान योजना के तहत मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार और नए हवाई अड्डों का व्यापक विकास। शहरी परिवहन, मेट्रो रेलवे और नमो भारत के माध्यम से शहरी परिवर्तन को बढ़ावा देना। स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र। पवन ऊर्जा के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण। यह 1 गीगावाट की प्रारंभिक क्षमता के लक्ष्य के साथ अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता का दोहन करने में मदद करेगा। वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन की कोयला गैसीकरण एवं द्रवीकरण क्षमता की स्थापना। CNG, PNG और संपीड़ित बायोगैस का चरणबद्ध अनिवार्य सम्मिश्रण।
बायोमास एकत्रीकरण मशीनरी की खरीद के लिए वित्तीय सहायता। रूफटॉप सोलर 1 करोड़ परिवार प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम होंगे। विनिर्माण और चार्जिंग का समर्थन करके ई वाहन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना। पर्यावरण अनुकूल विकल्पों का समर्थन करने के लिए बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री की नई योजना शुरू की जाएगी। आवास क्षेत्र। सरकार की योजना ग्रामीण क्षेत्र में 30 मिलियन किफ़ायती घरों के निर्माण पर सब्सिडी देने की है। मध्यम वर्ग को अपना घर खरीदने बनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना शुरू की जाएगी। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र। लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण को प्रोत्साहित करना। मिशन इंद्रधनुष के टीकाकरण प्रयास के लिए यू-विन प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को शामिल करने के लिए आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करना। कृषि क्षेत्र। सभी कृषि जलवायु क्षेत्र में विभिन्न फसलों के लिए नैनो डैप के उपयोग को प्रोत्साहित करना। डेयरी किसानों को समर्थन देने और खुरपक्का और मुंहपक्का रोग से निपटने के लिए नीतियां बनाना। तिलहन में आत्मनिर्भरता के लिए रणनीति बनाना। अनुसंधान, खरीद, मूल्य संवर्धन और फसल बीमा को कवर करना। नैनो डैप भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित एक नैनो तकनीकी आधारित कृषि इनपुट है। यह खड़ी फसलों में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी को पूर्ण करने में मदद करता है। मत्स्य पालन क्षेत्र। मछुआरों की जरूरत को पूरा करने के लिए एक नया विभाग मत्स्य संपदा की स्थापना। राज्यों के कैंपेक्स के लिए राज्यों को पूंजीगत व्यय हेतु 50,000 की व्यय मुफ्त ऋण योजना जारी करने की घोषणा की गई। राज्य के नेतृत्व वाले सुधारों का समर्थन करने के लिए 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण हेतु 75,000 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ 1.3 लाख करोड़ रुपए का कुल परिव्यय। पूर्वी क्षेत्र को भारत के विकास का एक शक्तिशाली चालक बनाने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। अन्य सूर्योदय डोमेन में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहन करने के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपए के कोष की स्थापना। साथ ही अनुसंधान और नवाचार में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा जाएगा। तीव्र जनसंख्या वृद्धि और जनसांख्यिकीय बदलाव के लिए सरकार एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनाएगी। समिति विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप व्यापक सिफारिशें प्रदान करेगी। थैंक यू। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, PDF वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।